Talking about the friction, today we will discuss the variation of friction with the applied force. पीछे डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो इस ग्राफ से जो वेरिएशन है अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन का, यहाँ उससे रिलेटेड जो कल थियरी में पढ़ रखा है हम लोगों ने पिछले वीडियो में, उसको यहाँ ग्राफिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज द graph shown here is the variation between applied force and friction force. On x-axis we plotted applied force, on y-axis it is force of friction or frictional force or simply friction. Very first, if we increase the applied force on a body, then friction force increases linearly. जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मतलब जो बॉडी है वो अपोजिंग फोर्स, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वो अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करेगी। बट आफ्टर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, the force of opposition becomes maximum, means friction force becomes maximum at a certain value when body is just at the verge of motion but actually it is not in motion. इस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, या इसको सिंपली डिनोट करते हैं एफ सफिक्स एक्स और ऊपर उसके सुपर स्क्रिप्ट में मैक्स लिख देते हैं, तो लिखते हैं एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की कंडीशन अपीयर होती है अप्लाइड फोर्स को जब हम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है। एंड देयर आफ्टर इफ वी अगेन increase the applied force, then frictional force reduces with a small amount. तो जब हम इसके बाद भी फ्रिक्शन फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो थोड़ा सा रिड्यूस होती है, और जब थोड़ा सा ये रिड्यूस होती है एंड देयर आफ्टर इट बिकम्स कांस्टेंट, और बॉडी जब हम फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स इंक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन माने लिमिटिंग फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं, तो जो इसका फ्रिक्शन फोर्स है वो थोड़ा सा रिड्यूस होता है, और फिर बॉडी एक सरफेस के ऊपर मोशन में आ जाती है, मतलब वो एक्चुअली मूव करने लगती है, जिसको हम ये काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये अप्लाइड फोर्स पर फिर डिपेंड नहीं करता, ये कांस्टेंट हो जाता है, और इसलिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन आ गई आपकी। तो इसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम वैल्यू है। वाई एक्सिस पर देखो तो इसके लिए ये जो वाई एक्सिस पर वैल्यू होगी वो मैक्सिमम है, तो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम वो एफ एस मैक्स है। और यहाँ जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। इसी को देखकर ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये जो पोर्शन है लीनियर वेरिएशन वाला, इसी को हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मतलब जितना ज़्यादा हम फोर्स इम्पोज करेंगे बॉडी पर, उतना ही ज़्यादा वो अपोजिंग फोर्स हम अप्लाई करेगी। मतलब आपके जो अप्लाइड फोर्स है उसका जितना ज़्यादा आप अप्लाइड फोर्स इम्पोज करोगे उतना ज़्यादा वो अपोजिंग फोर्स इम्पोज करेगी, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। नाउ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये देखो कोई बॉडी है किसी सरफेस पर है, तो हमने इसको राइट वर्ड अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ से डिनोट किया, मतलब ये अप्लाइड फोर्स हुआ, तो राइट वर्ड डायरेक्शन में ये अप्लाइड फोर्स इम्पोज किया। तो राइट वर्ड डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स है, तो जो एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां दोनों सरफेसेस कांटेक्ट पर हैं, वहां क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट होगा। लेट दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स मतलब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन तक
अप्लाइड फोर्स को इम्पोज कर चुके हैं, तो ये एफ एस मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। अब इसको वेक्टोरियली रिजॉल्व करते हैं। तो कोई बॉडी है, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा mg, और उसका नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड, ये r हो गया। तो mg डाउनवर्ड और ये उसका नॉर्मल रिएक्शन r। अप्लाइड फोर्स राइटवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्टवर्ड। इस फ्रिक्शन फोर्स को जो यहाँ है उसको वेक्टर के फॉर्म में मतलब पिक्टोरियली अपने को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया एफ एस मैक्स। तो ये एफ एस मैक्स और ये नॉर्मल रिएक्शन आर। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन आर का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों के बीच से कहीं पास करेगा। लेट इट पासेस एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। तो ये इनका रिजल्टेंट है, किसका? नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो भी एंगल ट्रेस करेगा वो होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन may be defined as the angle which resultant of limiting friction and normal reaction makes with the normal reaction। वो एंगल जो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन बनाता है किसके साथ? विद नॉर्मल रिएक्शन, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और इसको अगर इवेल्युएट करना हो तो ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल, इसको हम अगर फाइंड आउट करें तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो ये tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये एक्स एक्सिस मतलब एफ एस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर एफ एस मैक्स बाय आर। ये आ जाएगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये tan थीटा। और जब आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पढ़ रखा था तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को आपने डिफाइन किया था कल, म्यू इक्वल टू एफ बाई आर। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए अगर म्यू एस फाइंड करो तो ये हो जाएगा एफ एस मैक्स बाई आर। तो एक इक्वेशन ये हो जाएगा, एक ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए और एक ये। इन दोनों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो जो आर एच एस है वो सेम है दोनों में। इसका मतलब हुआ म्यू एस इक्वल टू tan थीटा। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बीच का रिलेशन है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नाउ एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज may be defined as minimum angle that an inclined plane makes with the horizontal। लेकिन एक कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन? When a body placed on the inclined plane just begins to slide down। क्या मतलब हुआ कि हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ कोई इंक्लाइंड प्लेन है तो उसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का मिनिमम एंगल, जिस पर मिनिमम एंगल के साथ एक कंडीशन है कि जिस पर उस इंक्लाइंड प्लेन पर कोई बॉडी हो तो दैट स्टार्ट्स स्लाइड डाउन, वो नीचे की ओर फिसलने लगे, तो उस कंडीशन में जो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और इसी को यहां डिराइव किया है। अब देखो ये है, ये एक एग्जांपल यहां हम देख सकते हैं कि ये एक मोबाइल है और इसको हमने इस सरफेस पर ऐसे प्लेस किया। तो ये सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर ये हम इंक्लाइंड सरफेस बना रहे हैं। इंक्लाइंड सरफेस बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा शो करना चाहते हैं। अब देखो ये इंक्लाइंड सरफेस ऐसा आया, अब हम इसके एंगल को बढ़ा रहे हैं। किसके एंगल को? ये हॉरिजॉन्टल और
इंक्लाइंड प्लेन के। अब एक कंडीशन अभी अपीयर होगी कि जब मोबाइल ये स्लाइड डाउन होना शुरू हो जाएगा, और ये इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का जो भी एंगल जिस पर कोई बॉडी जो उस पर रखी हुई है वो स्लाइडिंग स्टार्ट कर दे, उसे बोलते हैं ये। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आया उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिपोज। अब इसी को यहां रिजॉल्व किया तो देखो वेरी फर्स्ट, ये कोई बॉडी है, मास m है इसका, ये इंक्लाइंड प्लेन पर है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो वो r हो गया। और वेट जिस भी कंडीशन में बॉडी है वहां से वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वेट यहां से डाउनवर्ड हो गया। अब ये एंगल दोनों के हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का जो एंगल है वो फाई है, तो यहां भी ये जो वेट है वो भी अपने वर्टिकल एक्सिस के साथ फाई एंगल सबटेंड करेगा। अब ये अगर ये फाई एंगल मेंटेन कर रहा है तो इसको हम रिजॉल्व करें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब अगर वेक्टर आपने नहीं पढ़ा तो फिर ये प्रॉब्लम होगी, और इसलिए पीछे जाकर वेक्टर जरूर पढ़ो। तो ये रिजॉल्व करना है, जो mg है अब उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब जिस साइड के साथ थीटा होगा वहां जिस साइड के साथ एंगल होगा उधर कॉस आ जाएगा, तो ये हो गया mg cos फाई, ये हो गया। दूसरा कंपोनेंट वो mg sin फाई। अब देखो mg sin फाई इस डायरेक्शन में आ गया, fs मैक्स मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये चूंकि बॉडी डाउनवर्ड स्लाइड हो रही है तो fs मैक्स अपवर्ड उसके अपोजिट काम करेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन है, तो इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। और इस एंगल ऑफ रिपोज को अगर फाइंड करना है तो यहां भी अपने को ये देखो इस पर जो फोर्सेज होंगे वो mg होगा, और ये काउंटर बैलेंस हो जाएगा mg cos फाई से, ये क्योंकि जो बॉडी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही। यहां भी हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन कंसीडर किया है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी बॉडी जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन, तो ये हो जाएगा fs मैक्स इक्वल टू mg sin फाई। अब अगर इसको हम इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हमको चाहिए फाई चाहिए, तो ये लिख सकते हो mg sin फाई अपॉन mg cos फाई इक्वल टू fs मैक्स बाई r। mg कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा tan फाई इक्वल टू fs मैक्स बाई r। ये रिलेशन हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। लेकिन अगर इसको आप एंगल ऑफ रिपोज का, लेकिन अगर इसको आप को रिलेट करो विद एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, तो ये हो जाएगा कि वहां भी हमने जो tan थीटा इवेल्युएट किया था, बट फ्रॉम प्रीवियस डेरिवेशन tan थीटा इक्वल टू fs मैक्स बाई r, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर ऑब्जर्व करो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो जो RHS है वो दोनों का सेम है। RHS सेम है, इसका मतलब tan फाई इक्वल टू tan थीटा, और इसका मतलब हो गया फाई इक्वल टू थीटा। मतलब इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है। अब ये tan फाई इक्वल टू fs मैक्स बाई r, इसका मतलब हो जाएगा ये म्यू s इक्वल टू tan फाई, और ये जो म्यू s है वो tan थीटा के भी इक्वल है, तो म्यू s इक्वल टू tan थीटा। यहां से दोनों को इक्वेट करो तो म्यू s इक्वल टू tan फाई इक्वल टू tan थीटा, और सिंपली फाई इक्वल टू थीटा। एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन।